तो हम लोग पढ़ेंगे आज चौथी औद्योगिक क्रांति। काफी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला साइंस एंड टेक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल और जीव विज्ञान पर भारत का पहला और चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र विश्व आर्थिक मंच के सहयोग मंचों के साथ हैदराबाद में स्थापित किया गया, जो भारत का 18वां वैश्विक नोट बनाने की दिशा में सहायक होगा। ठीक है। तो स्वास्थ्य देखभाल और जीव विज्ञान पर भारत का पहला और साथ में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र विश्व आर्थिक मंच के सहयोग मंचों के साथ कहां पे स्थापित किया गया, तो क्या बताएंगे? कहां पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कहां पर स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो भारत का 18वां वैश्विक नोट बनाने की दिशा में एक सहायक भी होगा। ठीक है। और चौथी औद्योगिक क्रांति जो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चौथी औद्योगिक क्रांति डेटा कनेक्टिविटी, साइबर भौतिकी प्रणालियों, मानव मशीन इंटरैक्शन और रोबोटिक्स में सुधार सहित विघटनकारी रुझानों के प्रति विनिर्माण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के अगले चरण को संदर्भित करता है। डिजिटल भौतिकी और जैविक दुनिया के मध्य की सीमाओं को धुंधला करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग इसकी विशेषता है। तेलंगाना दुनिया के 1/3 टीकों का उत्पादन करता है, जो एशिया के जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है, और यह भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादन का 35% का योगदान देता है। तो भारत का फार्मास्यूटिकल कैपिटल किसे कहते हैं? भारत का फार्मास्यूटिकल कैपिटल किसे कहते हैं? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को कहते हैं। हैदराबाद ठीक है। को। तो हैदराबाद को भारत का फार्मास्यूटिकल कैपिटल कहते हैं। ठीक है। और तेलंगाना दुनिया का 1/3 टीकों का उत्पादन करता है, जो एशिया के जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। ठीक है, एशिया में तो क्या अग्रणी है। ठीक है। और भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादन में 35% का योगदान देता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी को देखते हुए चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होगी, तो क्या बताएंगे? भारत में। तो ध्यान रखना हैदराबाद। है हैदराबाद का। ठीक है। कहाँ से होगी? हैदराबाद से होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वेब 3.0। ठीक है, वेब 3.0 में हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं। वेब 3.0 मार्केटिंग के क्षेत्र में ग्राहकों के अधिक अनुभवी बनाने का अवसर प्रदान करता है। अब वेब 3.0 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो ध्यान में रखिए, ये विकेंद्रीकृत वेब होगा। ठीक है। अब बोलोगे सर विकेंद्रीकृत वेब क्या होता है? तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह जानते हैं तो वेब 3.0 का उपयोग बहुत बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है। आप बोलोगे सर विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो विकेंद्रीकरण करने का मतलब आपका जो मन है सो करे। जैसे दो चीज का हम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग टेलीग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज करते हैं तो आपका नंबर दिखेगा। दिखेगा, 100% दिखेगा। किसी को भी करो आप मैसेज, ठीक है, वो व्यक्ति चाहे तो आपको कॉल भी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये विकेंद्रीकृत नहीं है। ठीक है। और टेलीग्राम क्या है? बहुत अधिक विकेंद्रीकृत है। समझ रहे हैं आप? देखिए व्हाट्सएप किस प्रकार से विकेंद्रीकृत नहीं। व्हाट्सएप में अगर आप चाहोगे तो किसी दूसरे व्यक्ति का चैट को आप नहीं डिलीट कर सकते हो। अपना को तो कर सकते हो, दूसरे को नहीं कर सकते। टेलीग्राम में क्या होता है ना, सारा ही लोग कर देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा मतलब डिसेंट्रलाइज है। तो वेब 3.0 जो है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज रहने वाली है। मतलब जो कंपनियां जो ऑफर जो आपको देगी उसका भी उस पर कंट्रोल नहीं होगा। इंसान अपने हिसाब से चीजों को करेगा। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो होगा उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, जो कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह जिस पे काम करती है। तो क्रिप्टो करेंसी का यूज जो है वेब 3 टेक्नोलॉजी में हो सकता है। तो वेब 3 जिसे सिमेंटिक वेब या फिर विकेंद्रीकृत वेब के रूप में भी जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब की अगली पीढ़ी है। इसका लक्ष्य अधिक बुद्धिमान और कनेक्टेड वेब बनाना है, जहां डेटा और जानकारी के समाचार संदर्भ को साथ संसाधित किया जाए। यह तकनीक वर्तमान इंटरनेट समस्याओं के समाधान के लिए एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं, जिससे एक अधिक उन्नत ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र का भी निर्माण होता है। अब आप देखेंगे अब क्या होगा इसमें, वेब 3.0 में होगा क्या। तो देखिए उपयोगकर्ता को डेटा और डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण होगा। जो यूजर जो होंगे वही कर सके, क्योंकि दूसरा नहीं कर सकता है। सबसे पहली बार पीयर टू पीयर होगा। पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, व्हाट्सएप में जो हम लोग जो चैट जो करते हैं, तो जिसको आप चैट भेज रहे हो और आप जो चैट कर रहे हो वही दो आदमी के बीच में है। तीसरा कोई भी आदमी चैट को डिकोड करना अगर चाहे तो नहीं कर सकता। यहाँ तक कंपनी भी आपकी चैट को नहीं पढ़ सकता। तो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। ठीक है। अब पीयर टू पीयर में और आप देख रहे होंगे जैसे क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन जो करते हैं तो वह भी पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे होता है। ठीक है, ध्यान रखना। पी टू पी जिसको कहते हैं ना, पी टू पी,
पूछता भी है P2P, P2 का मतलब पीयर टू पीयर होता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन भी इसी तकनीक पे होता है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता अपने डेटा पर नियंत्रण रख सकते हैं और इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि वे इस डेटा को किनके साथ साझा करेंगे। यह अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसमें विफलता की कम संभावना है। यह मार्केटर्स को सोशल मीडिया को बाईपास करने और खुद वेबसाइट को ब्लॉग के माध्यम से दर्शक तक पहुंचने की भी अनुमति देता है। अब यहाँ पे देखेंगे अभी जिस हम लोग वेब का यूज कर रहे हैं वेब 2.0 है, और जो फ्यूचर जो हमारी जो आने वाली है वेब 3.0 है। तो वेब 3.0 विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि डेटा कंप्यूटर के विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संग्रहित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण स्वयं उपयोगकर्ता के हाथ में होगा। मतलब हमारा डाटा जो होगा वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। कोई कंपनी जो होगी वो मतलब नहीं उस डाटा को करेगी, हम अपने डाटा को खुद एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जानकारी जो होगी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। मतलब कंपनी का कोई सर्वर नहीं होगा, जैसे फेसबुक का क्या है अपना सर्वर है, व्हाट्सएप का क्या है अपना सर्वर है, सब यूएसए में बैठा कर रखा। मेरी हमारी जानकारी पूरा कहाँ पे, यूएसए में है। अभी कुछ दिन पहले जो दिक्कतें हुई थी जिसमें बोला गया था भाई साहब ठीक है तुम भारत का जो डाटा जो है भारत में रखो, भारत में सर्वर सर्वर स्थापित करो, बाहर रखने की क्या जरूरत है। तो वेब 3.0 में जो डाटा जो होगा उस पे किसका कंट्रोल होगा, जो यूजर जो होगा उसका कंट्रोल होगा। अब वेब 2.0 केंद्रीयकृत है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि डेटा का बड़े निगमों के स्वामित्व को और नियंत्रण वाले केंद्रीकृत सर्वर पर संग्रहित होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास आपकी सारा डाटा है, ठीक है, जो सर्वर जो है उस पे होता है। वेब 3.0 में नहीं होगा। यह पीयर टू पीयर लेन देन और इंटरेक्शन के सक्षम बनाता है, ताकि उपयोगकर्ता बैंकों जैसे मध्यस्थों की आवश्यकता के बिना एक दूसरे के साथ सीधे लेन देन कर सकते हैं। आप देखिए, अब हम लोग जैसे आपको मैंने पैसा भेजा, ठीक है, सपोज डेट मैंने आपको पैसा भेजा, हम आपको डायरेक्ट पैसा नहीं भेज सकते, बीच में क्या बैंक इन्वॉल्व है, मेरे अकाउंट से पैसा कटा आपके अकाउंट में चला गया, ठीक है, इसमें क्या है बैंक बीच में इन्वॉल्व है, मध्यस्थता कर रहा है कौन, बैंक कर रहा है। लेकिन पीयर टू पीयर में क्या होगा, लेन देन डायरेक्ट हमारे और आपके बीच में होगी। आप बोलोगे जैसे कभी अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप थोड़ा जानकारी रखते हो तो क्रिप्टो करेंसी का जो भी साइट्स होता है जैसे बाइनेंस है, बहुत सारा साइट्स है, तो वहां पे जाओगे, ठीक है, वहां पे जाओगे अगर आपको क्रिप्टो अगर बेचना है, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर वहां पे बात करेंगे वहां पे अगर आपको किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री अगर करनी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो वहां पे मैंने आपको क्रिप्टो बेचा, ठीक है, क्रिप्टो बेचा, ठीक है, जैसे ही मैंने क्रिप्टो बेचा आप मुझे उधर से पैसा भेजोगे, तब मैं यहां से क्या करूंगा, क्रिप्टो को रिलीज कर दूंगा, ठीक है। इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट पैसा मेरे और आपके बीच में आ गया। लेन देन और इंटरेक्शन की सुविधा के लिए वेब 2.0 में बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे मध्यस्थों पे बहुत अधिक निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। वेब 3.0 के उपयोगकर्ता केवल उन लोगों के साथ डेटा साझा चुन सकते हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं, ठीक है, सबके साथ मुझे साझा करने की जरूरत नहीं है। वेब 2.0 बड़े निगम जैसे उदाहरण फेसबुक, गूगल का उपयोगकर्ता डेटा पे महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है और इसे उन तरीकों से मुद्रीकृत कर सकते हैं जिनके साथ उपयोगिता सहज नहीं होता है, ठीक है, आपके डेटा को मिसयूज कर रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है। तो ये वेब 2.0 और वेब 3.0 में मुख्यतः अंतर है। मेनली जो है डाटा का ही खेल है, डेटा का ही खेल है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है। अगर आप में से थोड़ा भी नॉलेज अगर क्रिप्टो करेंसी का है तो बहुत अच्छे तरीके से वेब 3.0 चल सकता है, क्योंकि वेब 3.0 विदाउट क्रिप्टो करेंसी, विदाउट जो क्रिप्टो जो होता है उसके लेन देन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिना हो ही नहीं सकता है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगेगा ही। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो पूरी तरीके से कैसा है, तो डिसेंट्रलाइज है, समझ रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई ऑन नहीं करता है। हु ऑन इंटरनेट, इंटरनेट को कोई ऑन करता है क्या, कोई ऑन नहीं, इंटरनेट का मालिक कौन है, कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे भारत की सुपर कंप्यूटर। भारत मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए इस वर्ष तक का तकरीबन 48 पेटा फ्लॉप, और सॉरी 18 पेटा फ्लॉप के सुपर कंप्यूटर को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो नए सुपर कंप्यूटर फ्रांसीसी निगम एटॉस से आयात किए जाएंगे, किससे मंगाए जाएंगे, एटॉस से, ठीक है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो अमेरिका के पास इसका नाम क्या, फ्रंटियर है, ठीक है। कितना है, क्या नाम है उसका, नाम उसका फ्रंटियर है, जिसकी अधिकतम गति एक एक्सा फ्लॉप या लगभग 1000 पेटा फ्लॉप्स है, ठीक है, 1000 पेटा फ्लॉप से उसकी अधिकतम गति, ठीक है।
अब भारत की बात करेंगे तो अभी हम लोग 18 पेटाफ्लॉप्स पे ही झूल रहे हैं, ठीक है। और जब फ्रंटियर की गति की बात करें 1000 पेटाफ्लॉप्स है। उसके बाद बात करेंगे दूसरा सुपर कंप्यूटर फास्ट किसका है, तो फुगाकू। फुगाकू किसका है तो क्या बताएंगे, तो जापान। फुगाकू किसका है, जापान का है। तो हम लोग भी अपने यहाँ सुपर कंप्यूटर्स का याद कर रहे हैं एटॉस से। सुपर कंप्यूटर का यूज मेनली कहाँ पे होता है, तो मौसम की सटीक भविष्यवाणी, ठीक है, और भी बहुत सारे चीजों में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। भारत का जो रिसर्च में सबसे जो तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम बुद्ध है। एरावत। एरावत। क्या नाम है मेरा उसका, एरावत। ध्यान में रखना है, ठीक है, एरावत। आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको बोलते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करेंगे, इसके बारे में ज्यादा जान लेते हैं। 2015 में शुरू की गई इस परियोजना का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, सीडेक कहाँ पे, पुणे, और आईआईएसपी को 2022 में समाप्त होने वाले 7 साल के मिशन को बढ़ाने का काम सौंपा गया है, ठीक है। एरावत की बात करेंगे तो एरावत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक इन नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म, भारत का एआई विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग नीति आयोग द्वारा सीडेक में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है एरावत है, ठीक है। तो भारत जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम को लॉन्च किया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड क्या होता है, कंप्यूटर के प्रदर्शन, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग एवं कितनी बुद्धिमत्ता की क्षमता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर का जो उच्च प्रदर्शन जो होता है उसको मापने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड का यूज करते हैं। वैसे कंप्यूटर की गति मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर की गति कैसे मापते हैं हम लोग, बाइट बाइट बीट गीगाहर्ट्ज। क्या होता है, बाइट बाइट होता है सर। राइट। बाइट, वो तो ठीक है, मेमोरी ध्यान में होता है रखना है, ना। ठीक है। तो कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं, कंप्यूटर बाइट में ही तो आई थिंक मापते हैं। चेक कर लेना आप मेगा लोग, मुझे फ्लोर ध्यान का नहीं है सर, ना। मेगा फ्लोर शायद। क्या, मेगा फ्लोर होगा। नहीं नहीं, सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब गीगा फ्लोटिंग पॉइंट हर्ट्ज। ऑपरेशन प्रति सेकंड की बात करेंगे तो क्या होता है, प्रति सेकंड गति मापा जाता है। देखिए ध्यान में रखना, मुझे ध्यान में एक बार चेक करके बता दो मुझे, ठीक है। और यहाँ पे देखें फ्लोटिंग पॉइंट गणितीय गणनाओं तथा वास्तविक संख्याओं का उपयोग करके अत्यधिक लंबी संख्याओं को आसानी से हल भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चर्चा और में भी रहा, काफी चर्चा में रहा था हमेशा, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है ना, एक तरह का डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने भारत में वित्तीय संस्थाओं के लिए क्लाउड डेटा स्टोरेज सुविधा स्थापित सर करने पर हाँ। सर वो कंप्यूटर का स्पीड सर गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है। हाँ गीगा हार्ट, ठीक है, यस गीगा सर, हार्ट, ठीक है गीगावाट। यार, गीगा याद नहीं आ रहा था। और सर वो इंटरनेट का स्पीड होता है सर, वो बाइट बाइट या वो जो हाँ है बीट होता है। हाँ, ठीक है, गीगा हार्ट्स होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की चर्चा में क्यों था, क्योंकि आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई के गवर्नर ने भारत में वित्तीय संस्थाओं के लिए क्लाउड डेटा स्टोरेज सुविधाएं भी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट पे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर जैसी होस्ट की नई सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों तक ऑन डिमांड पहुंच को संदर्भित करता है, जिसे क्लाउड सेवा प्रदाता या फिर प्रबंधित रिमोट डेटा सेंटर पर भी होस्ट किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग परियोजना मॉडल की बात करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग को 4 श्रेणियों में क्रमशः सार्वजनिक क्लाउड में, निजी क्लाउड में, हाइब्रिड क्लाउड में या मल्टी क्लाउड में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इनके 4 कैटेगरी होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है सो आपका कौन सा कैटेगरी, सार्वजनिक क्लाउड। एक सेवा के रूप में एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल जिसमें एक तृतीय पक्ष प्रदाता के अनुप्रयोगों को होस्ट करता है, उन्हें इंटरनेट पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो सार्वजनिक क्लाउड जो होगा ना, सबके लिए अवेलेबल होगा। जैसे मान लीजिए हम क्लाउड का सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ड्राइव है, ठीक है। तो ड्राइव का मतलब कुछ ऐसा करके हम लिंक सबके लिए शेयर कर दें, ठीक है। तो एक्सेस है, सब उस पर एक्सेस करके उस चीज को डाउनलोड कर सकता है। अब एक जो होता है ध्यान में रखना, दूसरा क्या होता है आपका, निजी क्लाउड होता है। तो ध्यान में रखना है, इसमें क्या होता है, एक मॉडल जिसमें तृतीय पक्ष
प्रदाता अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को टूल और होस्ट करता है, जिसे इंटरनेट पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाता है। एक जो है लास्ट वाला जो है उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोला जाता था मल्टी क्लाउड। ठीक है, एक मॉडल जिसमें एक तृतीय पक्ष प्रदाता सर्वर, स्टोरेज और अन्य वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर संसाधनों को होस्ट करता है और इन्हें इंटरनेट पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग लागत में कमी, डेटा और कार्यभार गतिशीलता, व्यापार नियंत्रण और डिमांड स्केलेबिलिटी में भी मदद करता है। ठीक है, तो ध्यान रखें क्लाउड कंप्यूटर का मुख्यतः जो संबंध है स्टोरेज से है। ठीक है, और तीन तरह के हो सकता है स्टोरेज, निजी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद पब्लिक हो सकता है, एक तीसरा कौन था, मल्टी क्लाउड भी हो सकता है। मल्टी क्लाउड, सार्वजनिक क्लाउड और साथ में ध्यान रखना निजी क्लाउड। इसमें तीन कैटेगरी में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है क्लाउड कंप्यूटिंग को। एक जो है आपका क्या है, एज कंप्यूटिंग है। ठीक है, एज कंप्यूटिंग एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रणाली है जो लॉन्ग रूट डेटा या क्लाउड की बजाय नजदीकी नेटवर्क पर काम करती है। ठीक है, तो एज कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना नजदीकी नेटवर्क पर काम करती है। ये मूलतः इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों द्वारा उत्पन्न डेटा को नजदीकी नेटवर्क में प्रोसेस करती है। ठीक है, तो आईओटी, आईओटी का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, यह डेटा को उसी स्थान पर संसाधित करता है जहां इसे एकत्र किया गया है, जैसा स्मार्टफोन या फिर स्थानीय नेटवर्क डिवाइस पे। देरी को कम करता है, बैंडविड्थ की बचत भी करता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब क्लाउड कंप्यूटिंग है, एज कंप्यूटिंग में थोड़ा हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय की सर्वर्स क्या होता है, दूर होता है। ठीक है, बड़े पैमाने पे डेटा केंद्रों में संग्रहित होते हैं। अत्यधिक वितरित और वैश्विक कंप्यूटिंग अवसंरचना उपयोगकर्ता के करीब होता है, एज कंप्यूटिंग पास में होता है। कंपनी के लिए महंगी और गहन परिचालन गतिविधियां है। शून्य स्पष्ट प्रावधान के साथ स्वचालित स्केलेबिलिटी है। ठीक है, आसानी से अवेलेबल होता है। यह मॉडल एकल क्लाउड प्रदाता पर निर्भरता पैदा करता है, जिससे वेंडर लॉक इन भी कहा जाता है। खुले मानकों का उपयोग करते हुए विभिन्न स्रोतों के साथ संगत है और तीसरे पक्ष के समाधानों को एकीकृत करता है। कनेक्टिविटी, डेटा माइग्रेशन, बैंडविड्थ और विलंबता सुविधाएं काफी महंगी है। कम बैंडविड्थ आवश्यकता और कम विलंबता, बेहतर प्रदर्शन और कम परिचालन लागत होता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस है क्लाउड कंप्यूटिंग में और इसको एज कंप्यूटर। कंप्यूटर वाले लोग हैं वो जरा बेहतर समझ सकते हैं, आप लोग इसको आप लोग देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक मेरा थोड़ा कंप्यूटर उतना डिटेल्स में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इस जो टॉपिक जो मेरे द्वारा जो दिए गए हैं और जो 4-5 पीडीएफ जो दिए गए इसको करेंगे तो प्रश्न छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चर्चा में रहे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली है। सबसे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। ये उपयोगकर्ताओं को कोड को देखने, उसे संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। ये प्लेटफॉर्म ऑनर बाधाओं के बिना अनुप्रयोगों और सेवाओं को विकसित करने के लिए आधार प्रदान करके नवाचार के सहयोग में बढ़ावा देता था। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, ध्यान में रखना है। और अभी जो बाहर ओएस जो बनाया गया था ना, आई थिंक इसी सोर्स का प्रयोग करके बनाया गया था। ठीक है, तो मतलब इस पे कोडिंग वगैरह जिनको करना होता है वो आसानी से कर सकते हैं, सबके लिए एक्सेसिबल होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, यह एक सदस्यता आधारित सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल है जो उपयोगकर्ताओं को बाहरी सर्वर्स में इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्थानीय इंस्टॉलेशन के बिना वेब ब्राउजर वाले किसी भी डिवाइस पर सॉफ्टवेयर को डेटा एक्सेस की अनुमति देता है। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक और शब्द भी चर्चा में है जिसका नाम है पास। एक मॉडल है जिसमें तृतीय पक्ष मतलब थर्ड पार्टी, तृतीय पक्ष प्रदाता अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म या टूल होस्ट करता है जिसे इंटरनेट पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक होता है क्या लास, इसका मतलब क्या, सॉरी लास नहीं क्या बोलेंगे, EIAAS होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, ये क्या होता है, एक मॉडल है जिसमें तृतीय पक्ष, ठीक है, मतलब प्रोवाइडर जो होता है, ठीक है, थर्ड प्रोवाइडर स्टोरेज और अन्य वर्चुअलाइज कंप्यूटर संसाधनों को होस्ट करता है और उसे इंटरनेट पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाता है। ठीक है, एक जो शब्द और भी है जिसका क्यूबिट, एक क्यूबिट या फिर क्वांटम बिट, क्वांटम जानकारी की मूलभूत इकाई है जो पारंपरिक कंप्यूटर में एक बिट के समान होता है। एक बिट जो कि 0 या 1 हो सकता है कि विपरीत एक क्यूबिट 0 1 या दोनों ही स्थिति में एक साथ मौजूद हो सकता है। इसमें जटिल गणनाओं और कुशलता पूर्वक निष्पादित करने के लिए क्वांटम सुपरपोजिशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
तो ध्यान में क्यूबिट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जटिल जो गणना होता है, ठीक है, बहुत ही कैलकुलेटिव कैलकुलेशन, उसको कुशलतापूर्वक सॉल्व करने के लिए क्वांटम सुपरपोजिशन का उपयोग इसमें करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिट। किसकी इकाई है? तो क्वांटम बिट क्वांटम जानकारी की मूलभूत इकाई है। अब यहाँ पे देखें क्लाउड सर्विस, अभी जस्ट हम लोग क्लाउड सर्विस के बारे में पढ़ा है। एक इंटरनेट पर विभिन्न कंप्यूटिंग सेवाओं जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस इत्यादि की पहुंच को संदर्भित करता है। इसमें ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, व्यापक नेटवर्क पहुंच, संसाधन पूलिंग, तीव्र विस्तार तथा मापन सेवाएं सम्मिलित है। यह आईटी संसाधनों में कुशल प्रबंधन स्केलेबिलिटी को भी सक्षम बनाता है। एक होता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? ये एक ऐसा तकनीक है जो वस्तुएं से जुड़े टैग को स्वचालित रूप से पहचानने और ट्रैक करने के लिए फास्टैग वाला। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का प्रयोग करता है। बिल्कुल ठीक है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी किस पे चलता है? विद्युत क्षेत्रों का उपयोग करके इसका यूज होता है, ठीक है। इस प्रणाली में दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है टैग होता है और एक होता है क्या है? रीडर होता है, ठीक है। अब टैग का काम क्या होता है, रीडर का काम होता है, जरा समझ लीजिए। सबसे पहले RFID का मतलब क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रीडर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। रेडियो तरंगे कौन उत्सर्जित करेगा? रीडर करेगा, ठीक है। और RFID टैग से सिग्नल वापस प्राप्त करता है, जबकि टैग अपनी पहचान और अन्य जानकारी संप्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है। और इस आधार पे इस पे कौन काम करेगा? RFID पे कौन काम करेगा? तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो कि आई थिंक पूछ भी चुका है, ठीक है। तो फास्टैग जो होता है ना, फास्टैग जो होता है इसी पे काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे कौन काम करता है? तो ध्यान रखना फास्टैग काम करता है। कौन करता है? तो ध्यान रखना फास्टैग जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे क्या करता है? काम करता है, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। वायरलेस लोकल एरिया जिसको बोलते हैं WLAN, ठीक है। एक होता है LAN होता है, ठीक है। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। एक होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जिसको WLAN कहते हैं। WLAN कंप्यूटर या अन्य उपकरणों का एक समूह है जो वायर्ड कनेक्शन के बजाय रेडियो संचरण पर आधारित नेटवर्क निर्मित है, ठीक है। तो वायर पे नहीं है ये, ठीक है। WLAN किस पे नहीं है? वायर पे नहीं है, तार पे नहीं है, किस पे है? तो रेडियो संचरण पे आधारित है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। यह हाई स्पीड डेटा एक्सचेंज भौतिक केबल के बिना, ठीक है, विदाउट केबल के बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी का समर्थन करता है और सुरक्षित इनक्रिप्टेड संचार की सुविधा भी प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ता की पहुंच और नेटवर्क प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब आते LTE। LTE की बात करेंगे, जो आपका मोबाइल नेटवर्क जो है, ठीक है, LTE तकनीक है, उस पर काम करता है। कुछ समय के पहले वोल्टी आया था, VOLT, वोल्टी आया था ना, वोल्टी। अभी आपके फोन में वोल्टी ही होगा, ठीक है। कौन सा है? वोल्टी है कि LTE है? ठीक है। LTE 4G वोल्टी है 3G। सर। हाँ सर वोल्टी पे। VOLT बाद में आया था। हाँ बाद में आया था, LT पहले आया था, VOLT बाद में उसके आया था। बाद वोल्टी तो आया था। हाँ जियो का LT जो सिम होता आने के बाद। बिल्कुल ठीक है। वोल्टी पे ना वो थोड़ा कॉलिंग वगैरह काफी बढ़िया हो गया था, इंटरनेट वगैरह काफी फास्ट चलने लगा था। वॉइस ओवर LTE। हम्म। तो LTE वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार के लिए एक मानक है। इसे मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क की क्षमता और गति बढ़ाने के लिए निर्मित किया जाता है। 3G तकनीक की तुलना में उच्च थ्रूपुट, कम विलंबता, बेहतर वर्णक्रमीय क्षमता मोबाइल उपकरणों के लिए बेहतर प्रदर्शन करता है, ठीक है। और LT, ध्यान में, LT पे कौन सी चलता है? 4G चलता है, ठीक है। क्या चलता है LT पे? तो 4G चलता है, ठीक है। ध्यान रखो। अब वोल्टी पे बात करेंगे तो 4G 5G दोनों काम करता है, ठीक है। 5G भी काम करता है। तो ध्यान रखें LT को आमतौर पे, ठीक है, 4G LT कहा जाता है, ठीक है। LT तकनीक के रूप में 4G से धीमा है, लेकिन फिर भी सामान्य 3G से तेज है, ठीक है। इस कारण LT 3.95 GB कहा जाता है, मतलब 3.9 मतलब लेस देन 4G है। जहां LT की गति 100 Mbps पे पहुंच सकती है, वही 4G की बात करेंगे तो 1000 Mbps तक पहुंच जाती है। वो बात दूसरी है से 1-2 Mbps भी नहीं पहुंच पाती है, वो अलग बात है, ठीक है। इंटरनेट से संघर्ष करते होंगे सभी लोग आप में से भी, ठीक है। और वो जो है क्या बोलते हैं, जो इंटरनेट कंपनियां हैं जो डाटा जो बेचती है, वो भी कहती है ना 40 Mbps का स्पीड देंगे, ठीक है। हम भी लगाए हुए हैं, लगता है बर्बाद ही है। कभी कभी उससे गुस्सा भी आता है, लाइट कट जाती है ना तो पूरा नेटवर्क ही समाप्त हो जाता है। अब मुश्किल से 2 Mbps 3 Mbps देता है, आज तक तुमको 40 Mbps कभी नहीं मिला। यहाँ तो सर लाइन कटने पर भी रहता है इंटरनेट इधर। कहाँ पे? सर इधर मतलब सर रोहतास जिले में इधर।
लाइट कटने पे इंटरनेट कैसे रहेगा? बंद हो जाएगा ना, ऐसा भी सुविधा है क्या? नहीं सर, ब्रॉडबैंड पर सर रहता वाईफाई है वाला सर। बोल रहे हैं सर, सर वाईफाई वाला हाँ बोल वाई रहे हैं। वाईफाई बोल रहे हैं सर। अच्छा, ब्रॉडबैंड वाला कौन वाला? वो जो वायरलेस से जो काम करता है, जो इसमें तार वगैरह नहीं रहा, ऊपर छत पे जो होता है वो वाला, क्या छत्ता वाला? नहीं सर, तार वाला सर, वायर वाला। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने तो एयरटेल का लगा के एयर रखा है, वाला क्या सर। बोलते हैं उसको? फिर जियो अगर एयर सर फाइबर बिजली दे रहे रहा या ना है। रहे, हमेशा काम करता है। गांव में अगर अगर कुछ आपके अच्छा घर पे काम हो बिजली है तो काम सकता। करेगा। अच्छा, हाँ, घर में बिजली रहेगा तब ना। चलिए, अब बात करेंगे वोल्टी। वोल्टी का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवुलेशन। ठीक है, ये एक ऐसा तकनीक है जो वायर संचार और डेटा सेवाओं को एलटी नेटवर्क पर संचालित करने की अनुमति देती है। एक बेहतर कॉल गुणवत्ता, कम कॉल सेटअप समय तथा वॉइस और हाई स्पीड डेटा एक साथ उपयोग करने की अनुमति देती है। ठीक है, मतलब कॉलिंग वगैरह पे भी आराम से आप चाहो तो डाटा वगैरह यूज कर सकते हो वोल्टी पे। कॉलिंग वगैरह में थोड़ा एचडी आ जाता है। ठीक है, एचडी लिखा हुआ आएगा। अब आते हैं संवर्धित वास्तविकता। ठीक है, आर्गुमेंटेड रियलिटी क्या होता है ये? तो इसको एआर बोलते हैं। एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर से उत्पन्न जानकारी जैसे चित्र, ध्वनि या टेक्स्ट को वास्तविक रूप से आरोपित कर, जिससे व्यक्ति के वास्तविकता की अनुमति होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आप लोग चाहो तो मूवी वगैरह देखने जाते हैं ना, मूवी वगैरह देखने जाते हैं ना, उसमें तो वहां इस पे पे आप यूज गेम भी कर बहुत सारा सकते आता हो। है। गेम भी आता है, गेमिंग में। मूवी वगैरह भी आप देख सकते हो। कौन सा मूवी देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 3D मूवी तकनीक जो होता है ना, इसी तकनीक पे हाँ काम सर। करता है। ठीक है, जिसमें लगेगा एकदम सही का सब कुछ हो रहा है, एकदम पास में हो रहा है। ठीक है, बारिश उरिश अगर होगा तो लगेगा मेरे बगल में हो रहा है। ठीक है, एकदम मतलब रियलिटी का मतलब क्या होगा, इसमें एहसास होगा। वो तो 4DX में होता है। तो इसी तकनीक पे काम करता है ना, एआर एआर पे ही तो काम करता है। ठीक है, इसमें चित्र हो गया, ध्वनि हो गया, टेक्स्ट हो गया, को वास्तविक रूप से आरोपित करती है, जिससे व्यक्ति के वास्तविकता की अनुभूति बढ़ जाती है। विस्तारित वास्तविकता, जिसको बोले एक्सटेंडेड रियलिटी, एक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है और वियरेबल्स द्वारा उत्पन्न सभी वास्तविकता और आभासी संयुक्त वातावरणों को संदर्भित करता है। इसमें संवर्धित वास्तविकता, मिश्रित वास्तविकता, एआर मिश्रित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता आदि शामिल इसमें होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। सॉरी, उसके बाद होता है मिक्स रियलिटी भी। ये होता है कितना रियलिटी भाई, एक होता है वर्चुअल रियलिटी भी होता है, इसको वीआर तकनीक कहते हैं। वीआर तकनीक में हम लोग क्या करते हैं, वीआर तकनीक में आंख में होता है ना लगाने वाला, आंख में लगा गेम वगैरह खेलते हैं, नहीं होता वो वीआर बॉक्स आता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मिश्रित मिक्स रियलिटी देख लेते हैं। एक आभासी वास्तविकता और संदर्भित वास्तविकता का मिश्रण जो एक सहज और गहन अनुभव प्रदान करता है, जिसमें उपयोगकर्ता वास्तविकता और डिजिटल दोनों दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। यह इशारों, वॉइस कमांड तथा अन्य विधियों के माध्यम से आभासी वस्तुओं के साथ वास्तविकता समय जुड़ाव को सक्षम बनाता है। ये उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराने का अनुभव को बढ़ा देता है जैसे कि जिस आभासी दुनिया के साथ परस्पर क्रिया कर रहे हैं वो वास्तविकता है। मतलब लगेगा वो भले ही नकली है, लेकिन आपको थोड़ा समय के लिए लगेगा अरे बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान, उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट हेलोलेंस, मैजिक लिप वन, ठीक है, ओ ओक्यूलस का केस्ट, मेरा का केस्ट, ठीक है, ये सब जो है इसका एग्जांपल है। एक होता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, ये गेम वगैरह खेलने में इस तकनीक का यूज करते हैं, इसको वीआर कहते हैं। ठीक है, इसका एक आता है ना बॉक्स, आता है वीआर बॉक्स, इसको आप आंख में पहन लीजिए, उसके बाद देखिए एकदम आपको रियलिटी जैसा ही लगेगा। एक सिमुलेटेड वातावरण निर्मित करती उपयोगकर्ता को ऐसे डिजिटल परिदृश्य में ले जाती है जिससे उसे वास्तविकता दुनिया के परिवेश को प्रतिस्थापित कर देती है। ठीक है, एक होता है वेरेबल। ठीक है, इसको त्वचा वगैरह, टैटू वगैरह पे भी इसको लगा लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऐसी श्रेणी जिसे सहायक उपकरण के रूप में पहना जा सकता है। ठीक है, कपड़ों में लगाया जा सकता है, उपयोगकर्ता के शरीर के प्रत्यारोपित किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक त्वचा पर टैटू के रूप में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वेरेबल में क्या आता है, तो इसमें स्मार्ट घड़ी आती है। ठीक है, फिटनेस ट्रैकर आता है, हेड माउंटेड डिस्प्ले आता है, स्मार्ट ज्वेलरी आता है, तो इसको हम लोग लगाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं वो, अरे स्मार्ट वॉच बोलते हैं, हाथ में जो पहनते हैं, जो कि पूरा आपका कितना आप दिन में चल रहे हो, आपका हार्ट बीट क्या है वगैरह सब कुछ नहीं कैलकुलेट करके देता है, उसको वेरेबल बोलते हैं। ठीक है, जिसको शरीर में पहन सके। एक होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
तो आईओटी जिसको दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़े अरबों भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, जो डेटा का एकत्र साझा करता है, ठीक है। IPv6 को सभी डिवाइस सपोर्ट करती है। एक VPN होता है, तो VPN का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे जगह पे VPN का यूज कहाँ किया जाता है जहाँ पे, ठीक है, कोई कोई चीज बैन है, ठीक है, या आपकी जानकारी को, ठीक है, आपकी जानकारी का कौन सा व्यक्ति यूज कर रहा है उसको छिपा देता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो VPN एक डिवाइस जो नेटवर्क तक इंटरनेट को इनक्रिप्टेड कनेक्शन है, ठीक है। मतलब कहाँ से आप यूज कर रहे हैं नेटवर्क, उसको इनक्रिप्टेड कनेक्शन रखेगा। कौन व्यक्ति यूज कर रहा है, कहाँ से कर रहा है ना, उसका गलत जानकारी देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप भारत में भले बैठो, आप चाहो तो अपने नेटवर्क को अमेरिका दिखा सकते हो, उसको VPN कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। यह पॉइंट टू पॉइंट टनल का निर्माण करता है जो व्यक्तिगत डाटा को इंक्रिप्टेड करता है, IP एड्रेस को छिपाता है, IP एड्रेस को नहीं ट्रैक कर सकता। जनरली आतंकवादी लोग भी या फिर जो साइबर क्राइम वगैरह करते हैं वो लोग भी VPN का यूज करते हैं। और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पे वेबसाइट ब्लॉक और फायरवॉल से भी बचाता है। एप्लीकेशन में कारपोरेट नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच की बात करेंगे, सार्वजनिक वाईफाई को सुरक्षित उपयोग, सामग्री पर भू प्रतिबंधों को बाईपास करना, संवेदनशील डेटा और साइबर खतरों से भी बचाना इसमें शामिल है। तो इसका अच्छा यूज भी हो सकता है, इसका खराब यूज भी हो सकता है। जैसे चाइना ने यूट्यूब वगैरह को बैन किया है, चाइना में जाओगे तो आपको यूट्यूब चलेगा ही नहीं, तब VPN का यूज करके वहां पे चला सकते हो। हालांकि ये गैर कानूनी भी है, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP। यह इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क में भेजे गए डाटा के प्रारूप को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह है। यह डाटा को पैकेटों में विभाजित करता है। प्रत्येक पैकेट को प्रत्येक ऑनलाइन डिवाइस या डोमेन को दिए गए IP एड्रेस को आधार पर राउटर के माध्यम से निर्देशित करने के लिए IP जानकारी के साथ टैग करता है। इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह सही स्थान पर डेटा डिलीवरी को भी सुनिश्चित करता है। एक होता है लाइव फाई, ठीक है, लाइट फिडेलिटी। वाईफाई से कई गुना तेज जो है ना, इसको लाइव फाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब ध्यान में रखना है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता है, प्रकाश तरंग पे काम करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लाईफाई एक वायरलेस संचार तकनीक है। अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, वाईफाई का यूज कर रहे हैं ना। ये लाईफाई है जो डेटा संचालित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के बजाय प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है, ठीक है। यह पारंपरिक वाईफाई की तुलना में तीव्र और अधिक सुरक्षित डाटा ट्रांसमिशन की दक्षता के साथ LED लाइट बल्ब के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। लाईफाई की विशेषता में विद्युत चुंबकीय संवेदनशील क्षेत्रों में इसका उपयोग भी है। जल के नीचे संचार और डेटा घनत्व में इसकी क्षमता भी शामिल है। इसे भविष्य में संचार नेटवर्क के लिए आशाजनक विकल्प माना जाता है। तो वाईफाई की जगह पे इन फ्यूचर में क्या आ सकता है, तो इन फ्यूचर में क्या था, लाईफाई आता है, ठीक है। अब आते NFC। तो NFC तकनीक जो है किस प्रकार का तकनीक है, आप पेट्रोल पंप पे जाइए, ठीक है, पेट्रोल पंप पे जाइएगा और आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास डेबिट कार्ड है, तो आपको वहां पे सब कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, सीधे आप सटाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, सीधे पेमेंट हो जाता है ना। और मशीन जो आता है उसमें सटाने से ही टोटल पेमेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बस उसमें थोड़ा सा ऊपर में ही बस दिखाना है, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। तो NFC तकनीक पे काम करता है, ठीक है। ATM कार्ड इस पे काम करता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब इस पे काम करता है, ठीक है। आपको सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे पासवर्ड भी नहीं डालना है, ठीक है। बस उसे दिखाना है, ऑटोमेटिक पेमेंट ले लेगा, ठीक है। यह प्रोटोकॉल का सेट है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक साथ छू कर उसे आमतौर पर 10 सेंटीमीटर उससे कम दूरी पर लाकर एक दूसरे के साथ रेडियो संचार स्थापित करके सक्षम बनाता है, ठीक है। मतलब 10 सेंटीमीटर के आसपास जो मशीन जो रहेगा उसमें अपने बहुत ये डेंजरस भी होता है थोड़ा, गलती से अगर डेबिट कार्ड वगैरह अगर चला गया तो फिर सब आदमी इसका काम समाप्त कर सकता है। हम तो हमेशा बंद करके रखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है टच वाला, उसको हमेशा बंद करके रखना चाहिए, ठीक है। आप आराम से आपका जो भी बैंक वाला जो डिवाइस होगा वहां से इसको बैंक बंद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डेंजरस लगता है, ये सोच के भी डेंजरस लगता है, गलती से अगर गिर गया, ठीक है, तो अगर एक्टिवेट नहीं है तो भाई पैसा वैसा तो निकाल नहीं सकते, कि OTP वगैरह आएगा। अगर एक्टिवेट है तो फिर काम खत्म है, क्योंकि इसमें पासवर्ड भी डालने की आवश्यकता नहीं पॉकेट में होती है। रखे रखे समझता है फ्रॉड। क्या? सर ये पॉकेट में रखे रखे फ्रॉड हो जाता है इससे। हाँ कोई आपके बिल्कुल हो बगल से सकता है, आएगा 100%। और मशीन को टच कर देगा, बस काम हो। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बड़ा बिल्कुल। बड़ा अमाउंट जो उड़ता है इसी से उड़ता है ना सर, 5 करोड़ 10 करोड़ एक के बार उड़ा देता है। अरे नहीं, नहीं, उतना इसका लंबा लिमिट बहुत कम है ट्रांजेक्शन सर, तो हो बस ही नहीं 5,000 सकता का है, पैसा है सर। उतना हाँ लंबा ट्रांजेक्शन हो ही ना सकता। UPI से इस सब से उतना लंबा ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको RTGS वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लंबा ट्रांजेक्शन उड़ाने के लिए बहुत बहुत प्रक्रिया है, ठीक है। ज्यादा नहीं कर सकते इसे, इसमें लिमिट सेट होता है, ठीक है। इसका शायद अभी 5,000 है शायद। 5,000 का लिमिट। हो सकता है 5,000 होगा। अब आता है बायोमेट्रिक पहचान।
तो बायोमेट्रिक पहचान की बात करें कि एक अद्वितीय शारीरिक एवं व्यापारिक विशेषता जैसे अंगुली के निशान, चेहरा का पैटर्न, आइरिस या आवाज की पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति को पहचान करने की प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है। तो बायोमेट्रिक देना होता है उसमें क्या होता है, जनरली उंगली का निशान लगा देते हैं, थोड़ा सा और अगर हाई करना है तो चेहरा का पैटर्न या फिर आइरिस हो गया, ठीक है, आइरिस की पहचान, या फिर कभी कभी ध्यान में रखना आवाज, आवाज से भी मतलब खुलता है, ठीक है, आप बोलोगे तो आपकी आवाज से खुलेगा। जैसे आपके घर में जैसे एलेक्सा वगैरह है, ठीक है, एलेक्सा जो है ना, तो उसको अपने साउंड के हिसाब से फिट कर दीजिए, एलेक्सा लाइट ऑन करो, ठीक है, तो लाइट ऑन कर देगा। कोई दूसरा आदमी उसको बोलेगा एलेक्सा लाइट ऑन करो तो नहीं काम करेगा, ठीक है, किसको करेगा कि आपने उसमें अपनी आवाज को फिट कर रखा है, ठीक है। और साथ में आप देखोगे तो बायोमेट्रिक्स में आपका मोबाइल फोन्स में भी आप चाहेंगे तो आपका फेस लॉक वगैरह होता तो भी चेहरा की पहचान करके खोल देता है, खोलता है ना। मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट होता है वो भी तो काम करता है ना। यह पहचान की पुष्टि करने में उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करके सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण प्रणालियों को बढ़ाता है। यह प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अनधिकृत पहुंच या फिर धोखाधड़ी को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन, सुरक्षित पहुंच तथा वित्तीय लेनदेन में व्यापकता के रूप में प्रयोग किया जाए, ठीक है, वित्तीय लेनदेन में भी इसका प्रयोग किया जाए। सबसे अधिक टफ जो होता है ना आइरिस वाला होता है, ठीक है, फेसलॉक उतना वो नहीं है, सेफ नहीं है, फेसलॉक नहीं है, क्योंकि फेसलॉक पे जब शुरू में जब आया था ना फेसलॉक, तो हम लोगों ने उसको चेक करके देखा था, तो फोटो वगैरह को भी वो करने से खोल देता था, ठीक है, मतलब अगर आपने अपना फेस ठीक किया और अगर आपका फोटो को, ठीक है, दिखाने से भी खुल जा रहा था। लेकिन आइरिस वाला जो होता है आई थिंक उसमें है, वो एप्पल वाला में आई थिंक आइरिस वाला है, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी काफी अधिक मतलब वो है, ठीक है। तो आइरिस वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी काफी इंपॉर्टेंट, फिंगरप्रिंट ठीक है, लेकिन फिंगरप्रिंट में ना कभी बच्चा लोग इसका बड़ा मिसयूज करता है, ठीक है, गार्जियन का पेरेंट्स का फिंगरप्रिंट लगा रहता है, वो सोए हुए है, ठीक है, वो बच्चा लोग क्या करेगा, उसके फिंगर को सटा के हाथ में से, ठीक है, मोबाइल खोल लेता है। नहीं, बच्चे लोग में देखते हुएगा, या फिर जो फेस लॉक भी लगा हुआ है तो आप सोए हुए हैं तो क्या करेगा, ऊपर में दिखाएगा और उसका आपके चेहरा से आराम से खोल लेगा और फिर मोबाइल में जो उसको करना है, गेम खेलना है, जो भी करना है, छोटे बच्चे लोग वो करेगा, ठीक है। लेकिन आइरिस वाला जो होता है ना वो बहुत सेफ माना जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों आइरिस को ऐसे ऐसे स्कैन करेगा, फिर अच्छे से आपको राउंड करना पर घूमना पड़ेगा तब जाके वो लेता है। सर आइरिस तो अभी ब्लूटूथ तक आया नहीं शायद। आइरिस है ना, आइरिस है सर, एप्पल वाला में आइरिस है कि नहीं है, एप्पल वाला में शायद आइरिस है शायद। इसमें तो नहीं सर, वो तो मैं आईपैड यूज करता हूँ, उसमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। आईफोन में भी होगा आइरिस टेक्नोलॉजी, शायद आईफोन में दिया था, एक बार चेक कीजिए तो है कि नहीं आइरिस टेक्नोलॉजी, शायद आईफोन में है। हाँ आईफोन में है शायद, ठीक है, आई थिंक बहुत पहले आ गया था आईफोन में, एक बार चेक कीजिए तो है कि नहीं। आप देखें ब्लूटूथ, तो इसके बारे में क्या ही पढ़ा, सवाल में जानते हैं कि स्थिर और मोबाइल उपकरणों के कम दूरी पे बात करेंगे, ठीक है, किसका लघु तरंग दैर्ध्य, ठीक है, यूएचएसपी यूएचएफ का यूज करता है, ठीक है, पर डेटा का आदान प्रदान करने, उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत नेटवर्क, ठीक है, स्थापित करने के लिए प्रयुक्त वायरलेस प्रौद्योगिकी का मानक है, ठीक है। इसमें क्या यूज करते हैं, स्मार्टफोन इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग, स्पीकर का यूज करते हैं, हेडफोन्स का यूज करते हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, कंप्यूटर को कनेक्ट करने में, हैंड्स फ्री कॉलिंग में, वायरलेस में, ठीक है, ऑडियो स्ट्रीमिंग में, डेटा ट्रांसफर में, इन सब में इसका ब्लूटूथ का यूज होता है। अब आते क्या है, तो इसमें बायो कंप्यूटर क्या होता है, तो बायो कंप्यूटर्स में मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करने और मानव अनुभूतियों, अधिगम तथा तंत्रिका संबंधी विकारों की जांच करने के लिए प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क संबंधों की वास्तविकता दुनिया के उपकरणों के साथ जोड़ना शामिल होता है, ठीक है। तो ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड जो कि एक प्रकार का कृत्रिम ब्रेन होता है को मशीन लर्निंग के साथ मिलाकर बायो कंप्यूटर क्या होता है, बनाया जाता है। एक होता है कुकीज होता है, ठीक है, ये लॉगिन वेतन जैसी छोटी जानकारी वाली टेक्स्ट फाइल है जो कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करती है, विशिष्ट उपयोगकर्ता को पहचान कर वेब ब्राउजिंग का अनुभव बनाती है। जैसे मान लिया आपने कुछ सर्च किया, ठीक है, आप दिन भर में 3 बार 4 बार बीपीएससी सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कुकीज के तौर पर शिफ्ट कर देगा। अब जैसे आप बीपीएससी सर्च किए तो बहुत जल्दी वो फाइल खुल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या है, सेव है, ठीक है। तो जो इंटरनेट में जो क्या सर्फिंग जो होता है, ब्राउजिंग जो होता है, उसमें कुकीज वगैरह होता है, तो वो यूज हो जाता है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिएगा तो ऑल कुकीज क्लियर करने का ऑप्शन देगा, ठीक है, तो वहां से भी हो सकता है। मतलब दोबारा अगर आप उस साइट को खोलेंगे तो वो सेव करके रखेगा, वो थोड़ा फ्रेंडली बन जाता है, ठीक है, उसको बहुत मशक्कत के साथ उसको खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। डार्क पैटर्न के बारे में कल बता दिया था, ठीक है, भ्रामक डिजाइन विकल्प है, ठीक है, वेबसाइट वगैरह पे होता है। जैसे आप मान लीजिए जैसे यूट्यूब पे अगर आपने कोई मूवी देखने गया है, ठीक है, तो यूट्यूब पे मूवी देखने गए, कोई नई नई फिल्म आई है, तो अब जैसे ही आप मूवी का उस पे देखिएगा तो थंबनेल वगैरह सब कुछ मूवी का लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ही उस पे क्लिक किए
तो पता चला कोई और ही मूवी चल रहा है, ठीक है। या फिर इसका जो कंपनियां जो होती है, जो ई कॉमर्स कंपनियां होती वो भी इसका यूज कर सकती है। जैसे आपने गूगल पे सर्च किया, से मुझे शू वगैरह लेना है, ठीक है, आप शू वगैरह एक बार आपने सर्च किया, गूगल ने क्या किया, डाटा बेच दिया, ई कॉमर्स कंपनी को दे दिया। अब दिन भर आप देखिएगा तो आपको शू का ही प्रचार आ रहा है। ये होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अनपेक्षित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना, जिससे उपयोगकर्ता के खर्च एवं सेवा प्रदाता को क्या होता है, लाभ होता है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अनुभव को खतरे में डालते हैं और बिग टेक फर्मों द्वारा वित्तीय और डाटा शोषण के प्रति अधिक संवेदन बनाते हैं, उपयोगकर्ता को भ्रमित करते हैं, ऑनलाइन बाधाएं मतलब दिक्कतें उत्पन्न होती है, सरल कार्यों को समय लेने वाला बनाते हैं। सरल कार्यों को समय लेने वाला बनाते हैं मतलब जो आसान काम होता है उसको भी टाइम टेकिंग बना देता है। उपयोगकर्ता जो यूजर जो होते हैं अवांछित सेवा उत्पादों के लिए साइन अप करवाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई स्टडी साइट पे आप जाइए, कोई डाटा वगैरह आपने मेंस आपको लिखना है, कुछ सर्च करना है, देखिएगा उसमें 2-3 बार ना पॉपअप आ जाएगा, जब साइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जैसे अगर आपने किया तो उसके बाद फिर से बहुत सारा आपको कॉलिंग वगैरह करना शुरू कर देंगे। उदाहरण ऑनलाइन डील्स के लिए आधारहीन काउंटडाउन, बहुचरणीय कैंसिलेशन प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप उसको कैंसिल करना चाह रहे हो तो कैंसिल आता ही नहीं है। कैंसिलेशन बटन को ढूंढना काफी कठिन हो जाता है। अमेजन का ही अगर आपने प्राइम वगैरह ले लिया तो उसका कैंसिलेशन प्रोसेस काफी कठिन है, ठीक है। सोनी लिव का ले लिया तो फिर उसका भी कैंसिलेशन प्रोसेस काफी खरीदना आसान है, कैंसिल करने का तरीका बहुत कठिन है। अब आते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। क्या होता है डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डेटा संग्रह, भ्रांश और बायो बायसेस के संयोजन के माध्यम से मानव मस्तिष्क की नकल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसको डीप न्यूरल नेटवर्क, जिसमें क्या होता है मानव मस्तिष्क का नकल करने का प्रयास करते हैं। इसमें मस्तिष्क के न्यूरॉन के समान कई छोटे छोटे नोड्स होते हैं। जब किसी उत्तेजना से प्रभावित होता है तो सिस्टम इन नोड्स में प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करता है, जिन्हें आमतौर पर परतों में समूहीकृत किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल मानव ब्रेन है, ठीक है, डीप न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। एज कंप्यूटर के बारे में हम लोग ने बात किया था। जैसे कि बात करेंगे स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट कार हो गया इत्यादि। सूचना भंडारण कंप्यूटिंग क्षमताओं को उपकरणों जो उस जानकारी की उत्पादन करता है जिसका उपयोगकर्ता उपयोग करते हैं, करीब लाने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये डेटा को उसी स्थान पर प्रोसेस करता है जहां उसे एकत्र किया जाए। जैसे स्मार्टफोन या स्थानीय नेटवर्क डिवाइस में देरी से कम करता है, बैंडविड्थ की बचत भी करता है, ठीक है। तो स्मार्ट होम हो गया, ठीक है, स्मार्ट कार हो गया। तो जनरली ये जो होता है एज कंप्यूटिंग का एग्जांपल है, ठीक है। स्मार्ट कार वगैरह जिसमें देखिएगा ड्राइवर वगैरह का भी आवश्यकता नहीं होती, अपने आप सब कुछ चलता है, ठीक है। बात करेंगे घर में स्मार्ट होम में बहुत सारे तकनीक का हम लोग बल्ब वगैरह का भी यूज करना शुरू कर दिए हैं, काफी चीजें होता है, ये सब काम करता है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको E2E कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी और आपकी चैट जो है ना वो क्या इंक्रिप्टेड है, मतलब तीसरा कुछ कोई उस व्यक्ति जो कोई तीसरा व्यक्ति जो है उसको नहीं मतलब वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इस पे क्या होता है जनरली E2E पे क्या काम करता है, तो जो सोशल मीडिया जो साइट्स जो होता है व्हाट्सअप हो गया, सिग्नल ऐप हो गया, एप्पल के आई मैसेजेस है, ठीक है, ये सब इस पे काम करता है, ठीक है। E2E इंस्क्रिप्शन गारंटी देता है कि केवल इच्छित उपयोगकर्ता और प्रत्येक संदेश के लिए एक द्वितीय डिस्क्रिप्शन कुंजी के साथ संदेश को समझ सकता है। यहाँ तक कि मतलब समझिए, अगर मान लीजिए ना हम लोग जो है ना, जैसे कंप्यूटर ध्यान में रखिए, कंप्यूटर नंबर को पढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, हम जो मैसेज जो लिखते हैं ना कंप्यूटर उसको पढ़ता नहीं है, हम जो कुछ लिखते हैं उसको डिकोड करके दूसरे को देता है। तो हम जो आपको मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे या फिर आप हम वो जो मैसेज जो कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो डिकोड हो बाइनरी रहा है, फॉर्म ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं तो वो सर्वर पे भी वही चीज एकत्र हो रहा है। यहाँ तक कि सर्विस प्रोवाइडर भी इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, व्हाट्सएप कंपनी चाहेगी तो वो भी इसको नहीं पढ़ सकती है। यह सुविधा व्हाट्सएप हो गया। सिग्नल ऐप काफी चर्चा में था एक बार, क्योंकि व्हाट्सएप ने उस समय जो था अपना डाटा लॉ लेकर आया था, जो कि बोल रहा था सभी लोगों का डाटा देना पड़ेगा, तो सिग्नल काफी चर्चा में आ गया था। एप्पल के आई मैसेजेस और फेस टाइम द्वारा डिफॉल्ट रूप से इसको पेश किया जाता। चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। चौथी औद्योगिक क्रांति वेब और कनेक्टिविटी, साइबर भौतिकी प्रणाली, मानव मशीन इंटरेक्शन और रोबोटिक्स में सुधार सहित व्यावधानकारी रुझानों के प्रेरित विनिर्माण क्षेत्र में डिजिटलीकरण के अगले चरण को भी संदर्भित करती है। पहला औद्योगिक क्रांति की बात की, इसमें भाप इंजन आधारित था। दूसरा में क्या था, पेट्रोल इंजन आधारित हुआ। तीसरा में जो था बिजली हुआ, ठीक है। और चौथा वाला जो है इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी से आधारित होगा, ठीक है। पहला भाप इंजन, दूसरा में पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, तीसरा जो था इलेक्ट्रिसिटी था,
और चौथा जो था ध्यान में रखेंगे टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, अब आते हैं ध्यान रखें मेटावर्स। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह का यूज होता है। ये सोशल कनेक्शन का आगामी विकास और मोबाइल इंटरनेट का उत्तराधिकारी है। आप बोलोगे सर मोबाइल इंटरनेट का भी कोई ऑन कर सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा मेटावर्स क्या, जैसे मान लीजिए मेटावर्स में जाकर हम जमीन वगैरह भी खरीद सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें, तो इंटरनेट की तरह मेटावर्स आपको उन लोगों से जुड़ने में मदद कर जो शारीरिक रूप से आपके पास नहीं है। और जैसे मान लीजिए जैसे दीवार फिल्म का कोई पोस्टर है, ठीक है, इसको कौन ऑन करता है? हो सकता है दीवार फिल्म का जो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, वो ऑन करता है। ठीक है, इस पे राइट किसका है? तो इसमें इंटेलेक्चुअल राइट की बात, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करेंगे, दीवार फिल्म के लोगों का है। तो इसको मेटावर्स की दुनिया में इसको बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इसको बेचा जा सकता है, हमने इसको खरीद लिया। ठीक है, अब ये पोस्टर पे मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, और इन फ्यूचर इसकी कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इन फ्यूचर हम इसको चाहे तो बेच भी कर सकते हैं। तो मेटावर्स की दुनिया में चांद वगैरह पे भी लोग जमीन खरीद लेते हैं। ठीक है, हमें व्यक्तिगत रूप में एक साथ होने का एहसास और करीब लाया था। इसमें भी क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेटावर्स की दुनिया में जाकर जमीन भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। अभी गूगल पे जाइए, मेटावर्स सर्च कीजिए, आपको जो चीज खरीदना खरीद लीजिए, पेमेंट वगैरह क्रिप्टो करेंसी में होता है। अब आते हैं मेटा डाटा। ठीक है, एकत्रित डेटा जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में अन्य इंटरनेट डेटा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उसको मेटा डाटा बोलते हैं। एक होता है स्मिशिंग। क्या होता है स्मिशिंग? या ठीक है, एसएमएस फिशिंग, साइबर सुरक्षा हमला है। ठीक है, क्या होता है? ये साइबर सुरक्षा पे हमला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिशिंग के तौर पे इसको जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे, जो मोबाइल टेक्स्ट मैसेजिंग पे किया जाता है। ठीक है, तो फिशिंग जो है ना, एक प्रकार का साइबर सुरक्षा का हमला है। ठीक है, लेकिन जब उसी में स्मिशिंग लग जाएगा, स्मिशिंग, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है किस पे होगा? तो टेक्स्ट पे, आपको मोबाइल टेक्स्ट पे हमला होगा। ठीक है, और पीड़ितों को ठगने के लिए 75 हमलावर संवेदनशील जानकारी दे दी जाती है, आप पे लिंक वगैरह आएगा, ये सारी चीजें आती है इसमें। सैटेलाइट इंटरनेट उदाहरण, एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा 12,000 सैटेलाइट इंटरनेट के लिए प्रयोग होंगे एलईयू में। ठीक है, तो सैटेलाइट सबसे पहले ध्यान रखना है, एलन मस्क की जो सैटेलाइट इंटरनेट की कंपनी का नाम क्या है? स्पेसएक्स। हम्म स्पेसएक्स उसी का है ना? नहीं, स्पेस एक्स तो क्या है? उसका स्पेस की कंपनी है, उसका तो कुछ सैटेलाइट लिंक इंटरनेट टाइप के का लिए उसका अलग से कंपनी, क्या स्टार लिंक है, क्या नाम है उसका? स्टारलिंक है। स्टार स्टार लिंक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सैटेलाइट इंटरनेट अंतरिक्ष सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस तरीके में सूचना प्रसारित करके इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मान लीजिए हमको ना हिंद महासागर के बीचों बीच में जाके इंटरनेट का प्रयोग करना है, ठीक है, या फिर सतपुड़ा के जंगल में करना है, ठीक है, फिर रेगिस्तान में करना है, तो वहां पे कौन सा वायरलेस तकनीक, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा। ठीक है, वाईफाई काम नहीं करेगा। ठीक है, उसमें क्या काम करेगा? तो वहां पे काम आपको करेगा, तो सैटेलाइट इंटरनेट काम करेगा। सैटेलाइट इंटरनेट सारी ही जगहों पे काम कर सकता है जहां पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ठीक है, कहीं भी ट्रेन में, बस में, कहीं भी सैटेलाइट इंटरनेट हो सकता है। यह आपदा के बाद परिदृश्यों जैसे भूमि सही तो आधारित बिजली आपूर्ति। हाँ सही, तो स्पेस स्टेशन में भी काम कर सकते हैं इंटरनेट ना? हाँ बिल्कुल, में बाधा एक विश्वसनीय बैकअप के रूप में कही है। विमान, यूएवी, जहाज, ट्रेन जैसी चलित वाहनों को जोड़ने के लिए उपयुक्त है। अब विमान में भी काम कर सकता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जहाज में भी काम, ट्रेन में भी काम कर सकता है। देखिए ट्रेन में जनरली इंटरनेट नहीं काम करता, नहीं ना काम करता है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट चाहे तो आराम से काम हो सकता है, कहीं भी समुद्र के बीचों बीच, रेगिस्तान में, जंगल में, सब जगह पे काम कर सकता है। अब होता है रैंसम वेयर। तो रैंसम वेयर एक प्रकार का आप देखोगे तो वो होता है, क्या बोलते हैं उनको, फिरौती होता है। क्या होता है? फिरौती, मतलब इंटरनेट पे आप फिरौती दे रहे हो। कैसे देंगे? तो मान लीजिए आपके मोबाइल पे मेरा एक्सेस हो गया, ठीक है, तो मैंने आपको मोबाइल को लॉक कर दिया, आपके सिस्टम को लॉक कर दिया, और उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, से आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो सारा ही कुछ को डिलीट कर दूंगा। अब बहुत इंफॉर्मेशन सोचना है, तो उसके बदले में पैसा दोगे आप। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैंसम देना, फिरौती देना। उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह बताया जाएगा। तो ये एक प्रकार का मैलवेयर है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर सभी डेटा एनक्रिप्ट करता है, जिससे डेटा के ओनर उसके खुद के डेटा तक पहुंच अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, मतलब आप नहीं पहुंच सको, आप डेटा के ओनर हो लेकिन आप नहीं पहुंच सकते हो। रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में फैलने वाला एक वायरस है, जिसके प्रभाव आते ही किसी भी कंप्यूटर अथवा इंटरनेट से संबंधित अन्य डिवाइसों पर एक लॉक या चिन्ह अंकित हो जाता है।
ठीक है, उसके सामने कुछ ऐसी सूचनाएं दी गई होती है जिसके आपको सारी फाइलें इनक्रिप्टेड हो जाती हैं। यदि आप उन्हें रिकवर करना चाहते हैं तो आपको दिए गए निम्नलिखित निर्देशानुसार दी गई राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, आमतौर पे आपको क्रिप्टो करेंसी में पैसा देना पड़ता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को क्या नहीं किया जा ट्रैक नहीं किया जा सकता, बिकॉज क्या बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। समझ रहा है ना? बैंक से पैसा दोगे तो बैंक से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो अपना अकाउंट नंबर देगा, उसकी जानकारी आपके पास आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को या फिर बिटकॉइन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। यदि आप इस राशि का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो आपकी सारी दस्तावेज आपके कंप्यूटर से डिलीट कर दिया जाता है। एक होता है ट्रोजन हॉर्स होता है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को देखने के लिए उपयोगी फंक्शन प्रतीत होते हैं, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ संभावित रूप से दोषपूर्ण फंक्शन होता है जो कभी कभी प्रोग्राम को लागू करने वाली सिस्टम इकाई को बैर बारी करने को उपयोग करने सुरक्षा तंत्र से बच निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंटरनेट से संबंधित चीजें थी। बहुत कुछ नया था, बहुत कुछ मुझे पता था, बहुत कुछ मुझे खुद ही नहीं जानकारी थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो चीजें दी हुई थी मैंने अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, जो इस क्षेत्र से होंगे उनको बहुत अच्छे से जानकारी होगी, उनके लिए बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा तो उनके लिए इसी तरह का प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है।